नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ। पिछले 4-5 दिनों से आप लगातार हंगामा देख रहे होंगे, लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का विषय था। चर्चा की शुरुआत हालांकि 3 बार हंगामे के कारण लोकसभा जो है स्थगित करनी पड़ी, लेकिन आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना वक्तव्य रखा। बीच में विपक्ष के सदस्यों ने टोका टोकी की, लेकिन चर्चा शुरू हुई। आप देख रहे हैं 5 दिन से चर्चा नहीं हो पा रही थी। आज इसी विषय पर बात करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में एक और मुद्दा उठा, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर। उस पर भी कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी का ट्वीट आया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सदन स्थगित कर दूं, नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंधु पर चर्चा नहीं करना चाहते? माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 21 जुलाई को पहली बार संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत ही हंगामे से हुई। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। और शुरुआती 5 दिन की संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। दरअसल मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार की घेरेबंदी शुरू कर दी थी। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच उसी दिन संसद के दोनों सदनों में सरकार ने साफ कर दिया था कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। और फिर चर्चा के लिए तय हुई आज की तारीख। जीने मोही मारा, तीन मोही मारे अध्यक्ष। इस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई। हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 foot and your chest is reduced to 36 inch. हर रोज की तरह आज भी लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई और रोज की तरह ही शुरू हुआ विपक्ष का हंगामा। विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां लिए बेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद 13 मिनट में ही सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे फिर से सदन बैठी, लेकिन इस बार हंगामे की आक्रामकता इतनी ज्यादा तेज थी कि सिर्फ 9 मिनट में ही सदन को स्थगित करना पड़ा। आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तीसरी बार भी 1 बजे संसद बैठी, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा नहीं चल सकी। लेकिन 3 बार सदन स्थगित होने के बाद चौथी बार जब 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन के साथ शुरुआत हुई। आज मैं आपकी अनुमति से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और विषयों को सदन के समक्ष रखने के लिए यहां खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक इफेक्टिव और डिसाइसिव डिमॉन्स्ट्रेशन था। अध्यक्ष महोदय, कैसे हुआ? फिर क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। The moment you stand in front of the American president, your height is reduced. हंगामे से हुई। तो आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में कितनी गर्मागर्म बहस हुई। आज इसी विषय पर हम भी चर्चा करेंगे और प्रदेश के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स जो सक्रिय राजनीति में रहे हैं और लगातार देश के मुद्दों पर मुखर रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रजनीश सिंह जी हैं, जो पूर्व विधायक हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इसके साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र शर्मा जी भी
गहरे जानकार हैं कांग्रेस की पॉलिटिक्स को और देश की पॉलिटिक्स को बहुत गंभीरता से समझते हैं। तीसरे शख्स हमारे साथी अमृत तिवारी जुड़ेंगे हमारे साथ, जो लोकसभा को लगातार कवर कर रहे हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रजनीश जी से करूंगा। रजनीश जी, आज पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी तल्ख तेवर रहे विपक्ष के। आपको क्या लगता है ये तेवर क्यों थे? जी देखिए मृगेन जी, हम एक दो दिन पहले कारगिल का विजय दिवस मनाए हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई है। मैं भारतीय सेना को प्रणाम करता हूं, उनके शौर्य को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और अभी जो आप लोगों के ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, जिसके लिए कांग्रेस बार बार ये जानना चाह रही थी क्या हुआ, उनका भी जैसा समाचार मिल रहा है, सेना एक बार फिर पुनः बधाई के पात्र हैं कि जो पहलगाम के दोषी हैं उसमें से ज्यादातर आज मारे गए हैं, ऐसी सूचना आ रही है और अधिकृत जानकारी और बाद में आ जाएगी। अब मृगेन जी, जो ऑपरेशन सिंदूर पर जो आज से चर्चा हुई है, वास्तव में ये भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक है। जिस तरह से आजादी के पहले, आजाद होने के बाद लगातार हमको देश का नाम लेने से कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देश जानता है, विश्व जानता है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ में प्रॉक्सी वार कर रहा है और लगातार इस तरह की घटनाओं को, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे करके देश को हमेशा से आर्थिक रूप से, हमारे सैनिक रूप से, हमारे मानसिक रूप से हमको सिर्फ आघात नहीं बल्कि खुलेआम चोट पहुंचाने का काम करते आया है। लेकिन 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको अब समझ में आ रहा है कि भारत एयर स्ट्राइक भी कर सकता है और घर में घुस के मार भी सकता है। जिस तरह से ठीक है, घर में घुसकर मार सकता है। सुरेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। कांग्रेस पार्लियामेंट में लगातार डिमांड कर रही है कि आखिर पीओके को क्यों कब्जे में नहीं लिया गया? देखिए मृगेन जी, दरअसल में भारत के सेना के शौर्य या भारत के विजय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। जो प्रश्न हमारे अंदर है, एक भारतवासियों के अंदर है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप याद कीजिए, पहलगाम की घटना होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अरब की यात्रा को तत्काल निरस्त किया। सबको ये लग रहा था कि पहलगाम जाएंगे, मगर पहलगाम जाने के बजाय प्रधानमंत्री जी बिहार पहुंच गए और बिहार से उन्होंने घोषणा की कि ऑपरेशन सिंदूर, इसको पहलगाम के जो आतंकवादी हमले हैं उसका बदला लिया जाएगा। चलिए ठीक है। दूसरी बात, भारत की सेना के शौर्य से, भारत की सेना की वीरता के साथ हमने पाकिस्तान को नाको चने चबवाया, एक बार नहीं कई बार। 1965 में भी, 1971 में भी, 1999 में भी और अभी लगातार माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी भारत एक सक्षम देश है। इसकी सक्षमता पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। मगर सवाल इस बात का है कि इस आतंकवादी संगठन को, आतंकवादी देश को, लोकतांत्रिक परंपरा को नहीं मानने वाले देश को चीन ने जिस तरह से समर्थन दिया, जिस तरह से तुर्की ने समर्थन दिया और जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने बार बार मैंने समझौता किया है, मैंने युद्ध विराम करवाया, क्योंकि जो प्रश्न उठा रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला है। संसद में सिंदूर पर जो जवाब माननीय रक्षा मंत्री जी का हमने सुना, बहुत ही ओजस्वी, बहुत अच्छा था। किंतु जो प्रश्न देश के जनता के सामने है, जो प्रश्न कांग्रेस पार्टी के सामने है, जो प्रश्न विपक्ष के सामने है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि मैंने युद्ध विराम कराया। हालांकि आज रक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि उन्होंने मांग की कि युद्ध विराम किया जाए, हमने युद्ध विराम को स्वीकार किया, मगर उसमें मध्यस्थता करने की जो घोषणा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, चीन ने जो हथियार सप्लाई किए, जो उनको ताकत दी, तुर्की ने जो ताकत दी, इसके संदर्भ में सरकार क्या कर रही है, इसका उत्तर अभी तक नहीं मिला है। जी, अभी पार्लियामेंट वैसे चल रही है और चर्चा चल रही है। अमृत जी, आपके पास आऊंगा। अमृत जी, अभी क्या स्थिति है? और जो सुरेंद्र शर्मा जी ने भी कहा, रजनीश जी ने भी कहा, क्या लेटेस्ट अपडेट है जो पार्लियामेंट में हो रहा है? किन मुद्दों को लेकर विपक्ष एग्रेसिव है और सरकार की तरफ से क्या हो रहा है? मृगेन जी, एक ताजा जानकारी दे दूं कि पार्लियामेंट की जो आज की जो कार्रवाई है वो रात के 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। जिस तरह से डिबेट चल रहे हैं और जिस तरह से पक्ष विपक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं,
उसके मद्देनजर समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। और खास तौर पे बात इस पूरे डिबेट पे एक बात है, जैसे कि हमारे दोनों पार्टियों के जो नेता हैं बोल रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो धार मजबूत की गई है वो ये है कि आप जो है हमसे तो पूछते हैं कि हमारे हथियार कितने गिरे हैं, लेकिन आपने कभी बतौर जो इस देश के नागरिक होने के नाते ये पूछा कि उनके कितने मान गिराए गए। तो एक तरह से कहा जाए कि माइंडसेट की बात जो है सत्ता पक्ष करते हुए दिखाई दे रहा। राजनाथ सिंह के भाषण में भी वही झलका, विजयंत पांडा भी जब बोल रहे थे तो उनका भी यही दिखाई दिया था। दूसरा है कि लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं भी सरकार की इन दलीलों से अपने जो धार है उसको कंप्रोमाइज नहीं होने दे रहा है। वो साफ सवाल उठा रहा है कि जब आप बहुत ही एज पे थे, बहुत अपफ्रंट होकर के लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर समझौता किस बात पे हुआ? अगर समझौता हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो अपनी बातें कहते आ रहे हैं, उनको लेकर के आपने काउंटर क्यों नहीं किया? और दूसरी बात है कि अगर आप काउंटर नहीं भी कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात आप भी मानते हैं, सेना ने भी कहा है कि चाइनीज़ मेड वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो फिर आपने इस मामले को लेकर के चाइना को जो आप एक परंपरा आप बताते हैं कि हम आँखों में आँख डाल के बात करते हैं, वो चीज़ आपने क्यों नहीं दिखाई दी कि चाइना का आप नाम लेने से बचते क्यों नज़र आए? तो इन सवालों को लेकर के विपक्ष जो है वो घेराबंदी कर रहा है। साथ ही साथ ठीक है, पीओके के मसले पे भी रजनीश जी सरकार से आपके पास पूछा गया। आऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप और चाइना, ये दो चीजें हैं जिस पर जो पार्लियामेंट है उसमें बहुत ज्यादा गंभीर बयान नहीं आ रहे हैं, ऐसा विपक्षी सांसदों का कहना है। क्या लगता है आपको, क्या दिक्कत है ये इन स्थिति को क्लियर करने में? देखिए मृगेन जी, जब ऑपरेशन सिंदूर को समझौता के तहत जब युद्ध विराम की घोषणा हुई, उस समय सेना के बड़े अधिकारी, जो अधिकृत अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में ये बात का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश और पूरे विश्व को दे दिया था कि ये पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुरोध पर बार बार उनके पैरों पर गिर के एक भाषा में हम गिड़गिड़ाने पर ही ये युद्ध विराम हुआ है। उसके बाद सारी मामला खत्म हो जाता है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं चीन के हथियार का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या इसके पहले नहीं होता था क्या? ये विषय जो है, कांग्रेस जिस चीजों को, और जिस तरह से मैं अब उस चीज में आता हूं, यदि आपका डिबेट इस विषय में चल रहा है, तो एक इंटरव्यू में आज पूर्व गृह मंत्री और क्या क्या मंत्री रहे हैं पी चिदम्बरम जी, इनके बड़े नेता हैं, उन्होंने तो अभी भारत के सेना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि क्या वो हम जाने कि वो पाकिस्तानी थे, क्या सबूत है वो पाकिस्तानी थे, हो सकता है वो देश ही के रहे हो। किसके साथ खड़ा है, क्या जानना चाहते हैं? क्या इनको उम्मीद है कि टर्की जैसा देश, चीन जैसा देश ये विश्वास करें अक्साई चीन को उनको दे दें? लेकिन भारत जैसे देश अभी जिस नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमको जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन देश ईमानदारी से हमारे साथ खड़ा है। और हम बार बार रोज टीवी में देख रहे हैं, डिबेट में देख रहे हैं कि ये तो बहुत सारे देश हैं जिनका काम है रक्षा का सामग्री बेचना, तो वो तो सामग्री अपना बेचने के लिए उकसाते रहते हैं। अब देश का नाम लेने की जरूरत है क्या? ठीक है सुरेंद्र जी, रजनीश जी ने कहा कि चीन और तमाम चीजें तो आती रहती है, लेकिन जो आज पी चिदम्बरम का बयान है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या नहीं लगता कांग्रेस अचानक इस तरह के बयान देकर देश विरोधी होते जा रही है? नहीं, देखिए पी चिदम्बरम जी ने क्या बयान दिया है ये न मैं सुना हूं न देखा हूं, इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर एक बात जरूर है, एक बार देख लीजिए कि जो मैंने प्रश्न उठाया है कि मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी, तो संसद में जवाब रक्षा मंत्री जी का आ जाना चाहिए था कि भाई इसमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है, वो बकवास कर रहे हैं, वो जो बात बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। दूसरी बात, अगर हम इतने सक्षम देश हैं, जो कि हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, तो अगर चीन जो है मदद कर रहा है आतंकवादी संगठनों को, तो हमको इस बात को खुल कर कहने में आपत्ति क्या है कि चीन को सतर्क हो जाना चाहिए। हमारे देश में आपका व्यापार, हमारे देश में आपका व्यापार चलता है, हमारे देश में आप सारी चीजें बेचते हैं और इतना बड़ा इकोनॉमी है, चीन और भारत दोनों लगभग बराबरी की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में आपको पाकिस्तान की गलबहियां डालने से बचना चाहिए। इस बात को सरकार को कहने में आपत्ति क्या है? बयान दिया है नहीं, बात दरअसल ये है, अरे भाई जब सबसे बड़ी जगह है, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में चीन का नाम लेके, और रजनीश भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद सबसे बड़ी पंचायत है।
देश का प्रधानमंत्री के मुंह से निकली हुई बात को हम सत्य मानते हैं, और वो भी संसद में। बाहर जो कही हुई बात है उसका अर्थ नहीं रह जाता। सेना के मगर जो संसद अधिकारी में कह रहे हैं, संसद में जो अगर कह कोई रहे बात हैं, कही जाती वो है, प्रेस हम कॉन्फ्रेंस आधिकारिक कर रहे बात हैं, को उसको नहीं मानते आप। अब आधिकारिक बात को डिनाई कौन कर रहा है? मगर हम ये कह रहे हैं विदेशों कि में जो आप भाई अखबार में डोनाल्ड छप ट्रम्प रहा है, कोई नेता बयान दे देता है, उससे डोनाल्ड ज्यादा ट्रम्प दावा कर रहा है, इसका खंडन क्यों नहीं आ रहा है? ये बताइए ना मेरे को। डोनाल्ड ट्रम्प जो सेना ने 25 शुरू बार दिन बोल कर चुका दिया है, डे वन से। उसका खंडन क्यों डे नहीं आ वन रहा से है? कर दिया है उसका शर्मा जी। उसका संसद में डे खंडन वन आना से कर चाहिए दिया है कि डोनाल्ड ट्रम्प की कोई भूमिका नहीं है। पाकिस्तान के अनुरोध पर उसके गिड़गिड़ाने पर किया गया है। अरे वो सेना तो ने ठीक डे वन है, से कर दिया है। पाकिस्तान को अब उस अनुरोध विषय करने को के लिए आप किसने जितना कहा? वो खींचना तो यही चाहो, कह रहा है कि मैंने देश अनुरोध में करने आप के लिए कहा है। एक्सपोज हो रहे हो। देश डोनाल्ड ट्रम्प का आपको कहना देख यह रहा है है, कि सुन रहा पाकिस्तान है, को अनुरोध करने एक्सपोज के हो लिए रहे हो मैंने देश कहा। में आप। भारत और पाकिस्तान से आप दोनों देश से में बात करने के एक्सपोज हो रहे हो बाद कि किन ये समझौता शक्तियों के मैंने साथ करवाया, वो किन क्यों करवाए, ताकतों के उनके साथ हो। उनके भारत के हस्तक्षेप को सेना के भारत ने साथ नहीं हो, स्वीकार क्यों भारत के किया? सरकार के साथ ये नहीं हो। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प के दावे को अभी तक भारत सरकार ने नकारा नहीं है। अरे शुरू दिन कर दिया गया है, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं नकारा है। मैं उन्होंने शुरू दिन कह दिया है। क्या कहा है? शुरू दिन से सेना के हमारे जो मेजर जनरल स्तर के अधिकारी थे, अरे वो तो उन्होंने समझ शुरू गया दिन से मैं, कह दिया है कि रजनीश सिर्फ भाई, और उस सिर्फ बात को मैं समझ पाकिस्तान गया। के सीडीएस ने जो कहा है उसको मैंने भी सुना है, मैं समझ गया। सीडीएस ने कहा कि रजनीश जी, सुरेन जी का कहना है कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोला जा रहा है? बीजेपी के सांसद, मंत्री, खुद प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है? अच्छा नागेंद्र जी, बहुत कम शब्दों में, जब युद्ध शुरू होने, जब पहलगाम की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है। सेना के कार्यवाही के बाद किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके देश के सामने सारी चीज बताई? युद्ध विराम हुआ तो सरकार का था, बोलते सरकार क्यों बता रही है युद्ध विराम कैसे हुआ? सेना को छूट दिया गया था, उन्होंने कार्यवाही की। सेना पाकिस्तान के डीजीएमओ से गिड़गिड़ाया गया, वो अनुरोध किया गया, पैरों में गिरा गया कि हमको अब युद्ध विराम कर दो, लड़ाई मत आगे बढ़ाओ। तो सेना ने बयान दे दिया। तो सेना क्या के बयान को नहीं मानते, और हम क्यों बार बार सेना के बयान को कांग्रेस नहीं मान रही है, तभी तो पार्लियामेंट में लगातार कह रही है कि प्रधानमंत्री का बयान आए या रक्षा मंत्री ये साफ करें कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई योगदान नहीं है। और चाइना को लेकर अमृत जी आपके पास आऊंगा, क्या पार्लियामेंट में ऐसी कोई स्थिति बनने वाली है, या ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और इनको लेकर कुछ बयान आ सकते हैं सरकार की तरफ से? मृगेश जी, देखिए फिलवक्त में ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर के लगातार घेर रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जब बोल रहे थे अभी सदन के भीतर, तो उनकी बातों पे आप गौर करेंगे, वो सिर्फ उनकी बातों में एक जगह का सेंटर पॉइंट यही था कि आप आंख दिखाने की बात करते हैं, आंख मिलाने की बात करते हैं, हाथ तो मिलाते हैं लेकिन आंख नहीं मिलाते हैं। और सीधे इशारा ये था कि आप जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बात कही तो आपने इसका खंडन क्यों नहीं किया? उनका कहने का मतलब था कि अगर देश का कोई टॉप ब्रास, वहां का नेतृत्व जब यह बात बोल रहा है तो यहां से भी देश का नेतृत्व आकर के बोले। इस दौरान अपने भाषण उन्होंने ये भी साफ किया, जैसे कि यहाँ भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि हमें अपने सेना के गौरव और शौर्य पे कोई शक शुबा नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि डीजीएमओ ने जो बात की उससे भी वाकिफ करते, लेकिन उस बात को काउंटर करने में उनका ये आरोप है कि सरकार जो है वो डर रही है, वो दबाव में है। तो ये एक ऐसा मसला है जहां पे आकर के विपक्ष जो है घेराबंदी कर रहे हैं। उन्होंने कमजोर नब्ज जरूर पकड़ा हुआ है, वो है डोनाल्ड ट्रंप के बयान, और यहाँ पे आकर घेरने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे ही देखें कि डीजीएमओ स्तर की जब बातचीत हुई थी और जब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया था। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कई सारे गेम होते हैं, कई सारे खेल होते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई चीज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि उनके साथ अभी हमारी बहुत सारी चीजें अटकी हुई हैं। हमारे ट्रेड डील चल रही है, बातचीत चल रही है, वैश्विक स्तर पे बहुत सारे ठीक है, परिवर्तन देखे डोनाल्ड हैं। ट्रंप को लेकर बहुत सारी चीजें हैं अमृत जी, लेकिन अब एक नए विषय पर आते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है और छत्तीसगढ़ से 2 नन को गिरफ्तार किया गया, आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। उसको लेकर राहुल गांधी का ट्वीट आया है। सुरेन जी आपके पास आऊंगा। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ जो है लोकतंत्र नहीं चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है छत्तीसगढ़ में। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, यहाँ छत्तीसगढ़ में गुंडा राज ही चल रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले 1.5-2 साल के सरकार को अगर आप देखेंगे तो रोज चाकूबाजी, रोज हत्या, रोज बलात्कार,
झारखंड के लोग आके यहाँ गोलियां चला रहे हैं, व्यापारियों लेकिन को उन धमका दो रहे हैं। ननों पर आरोप है कि वो धर्मांतरण कराने के लिए 2 आदिवासी बच्चों को लेकर जा रहे थे, उनको रेलवे पुलिस ने पकड़ा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई शुरू से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है या भारतीय जनता पार्टी का जब से जन्म हुआ है तब से धर्मांतरण इनका बहुत बढ़िया विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। कानून क्यों नहीं बनाते इसके ऊपर? कड़ा कानून बनना चाहिए, धर्मांतरण को रोकना चाहिए। धर्मांतरण के पक्ष में हम नहीं है, मगर जब हमारे देश में लोगों को अपने अपने हिसाब से धर्म पालन करने का अधिकार है, अगर किसी पर्टिकुलर केस के मामले में अगर उसने कोई अपराध किया हो तो उसको दंड मिलना चाहिए, उसमें कोई कोताही वाली बात नहीं है। मगर जहां तक सवाल यह है, छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है या धर्मांतरण का विषय है, जितने चर्च बने भारतीय जनता पार्टी के राज में उसका एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। बाद में जो धर्मांतरण की घटनाएं पिछले 1.5-2 साल में हुई उस पर एक श्वेत पत्र बनना चाहिए। फिर वो कानून क्या ला रहे हैं, किस तरह से कानून ला रहे हैं, धर्मांतरण के पीछे कौन सी प्रक्रिया काम कर रही है, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, या सामाजिक संस्थाएं क्या कर रही हैं, या धार्मिक संस्थाएं क्या कर रही हैं, ये सब मिला जुला बहुत सब कुछ मिला के होता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये सरकार ना अपराध रोकने में सफल हुई है, न ये सरकार धर्मांतरण रोकने में सफल हुई है, न ये सरकार शराब के विस्तार रोकने में सफल हुई है। कुल मिला के पूरी तरह से असफल है। जी रजनीश जी, सुरेंद्र जी ने 3 सवाल किए हैं, सबका जवाब एक एक करके आप दे दीजिए। जी जी, देखिए नागेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी 2 नन यदि आज गिरफ्तार होती है तो उनके सर्वोच्च नेता युवराज तुरंत ट्वीट कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, धर्मांतरण के नाम में एक दिन उनके मुंह से एक शब्द फूटा है किसी कांग्रेस नेता के। ये जो तुष्टीकरण करते आए हैं 50-55 साल, देश को जो गर्त में डाले हैं ना, इन्हीं के यही नेता हैं, यही लोग सब करने वाले हैं जो इस तरह के अपने वोट बैंक के कारण, तुष्टीकरण के कारण कर रहे हैं। और शर्मा जी, आपने कहा कि धर्मांतरण इनका प्रिय विषय है। प्रिय विषय नहीं है, देश का बहुत बड़ा समस्या है, जिसको आप अभी टीवी के बाहर से निकलेंगे तो आप भी समझ रहे हो कि क्या अभी इसका दुष्परिणाम देश में ही दिखने को मिल रहा है। और हमने 370 खत्म करेंगे बोला था, कर दिया। राम मंदिर बनाएंगे बोले थे, बना दिया। ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, बहुत सारी चीज कर दिया। आप देखिएगा कि ये धर्मांतरण में भी ऐसा कानून आएगा कि लोग 10 बार सोचेंगे और भूल जाएंगे। और जो जो चीजें आपने इस देश में देश को बांटने के लिए, देश को वोट बैंक करने के लिए जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद के नाम पर किया है, वो सारे चीज को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को 140 करोड़ जनता एक साथ, एक भाषा, एक में चलेगी, एक संस्कृति में रजनीश जी, चलेगी, लेकिन ऐसा देश बनेगा। सुरेंद्र जी का कहना है कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा चर्च बने, उस पर श्वेत पत्र आना चाहिए, और क्या कानून लाने जा रही है बीजेपी सरकार, उस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए नागेंद्र जी, इसमें धर्मांतरण में श्वेत पत्र की जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से समय आएगा, सरकार आंकड़ा जारी करेगी, बताएगी कि ये इनका तो ये आरोप है ना कि ये इतना चर्च बने। इनके 5 साल का भी देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या करवाया। इनके उप मुख्यमंत्री पत्र लिखते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। इनके शासनकाल में IAS अधिकारी, कलेक्टर पत्र लिखते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। तो ये अपना थोड़ा गिरेबान झांक ले। मैंने कहा कि जो 60 साल से जो देश में गंदगी ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के कारण फैलाया है, उसमें टाइम लग रहा है। कई चीजें ठीक हो चुकी हैं, कई चीजें एक्सपोज हो रहे हैं, अभी भी सेना के नाम पर एक्सपोज हो रहे हैं ना। ये इनके कार्यकाल का हिसाब नहीं लिया जाना चाहिए कि 2006 में इनका इंटेलिजेंस काम कर रहा था। बंबई में 10 लोग घुस के 3 दिन से 175 लोग को मार दिए, 29 विदेशी नागरिक को मार दिए, 300 घायल हो गए। कहां से इंटेलिजेंस इसका? गृह मंत्री क्या कर रहे थे? इन्होंने क्या कार्रवाई की? आज भारत के ऊपर जो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है, जिसमें कार्रवाई हो रही है, जवाब दिया जा रहा है, इसमें सेना के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं। इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के जनता को विश्वास है, इसीलिए तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने अपना विश्वास मत हासिल किया है। सुरेंद्र जी, आप जवाब दे दीजिए भाई। 2006 का जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, उसका जिक्र किया है रजनीश जी ने। भाई देखिए, ऐसा है 2006 में जो बंबई में हमला हुआ था, उसके बाद तो आपको याद होगा कि वीरेंद्र पाटिल थे गृह मंत्री, उनको गृह मंत्री पद से हटना पड़ा था। आपको स्मरण दिला दूं मैं कि गृह मंत्री को हटाया था। अभी पहलगाम में इतना बड़ा हमला, अरे कार्यवाही क्या की थी इसको बताओ। नहीं तो क्या कार्रवाई? उसके बाद फिर जो आतंकवादी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी,
उनकी खोज ढूंढ की गई थी। डोजियर दे तो रहे अभी थे अभी महाराज जी, अभी अभी क्या गृह मंत्री डोजियर ने दे रहे थे जिम्मेदारी ली क्या? पाकिस्तान को, और पूरे पहलगाम में हमले फेंक की दे रहा है, जिम्मेदारी इसमें गृह ये नहीं है, मंत्री वो ने नहीं ली है क्या? करके पुलवामा सारा दृष्टि में जाना की है। जिम्मेदारी अब रक्षा दोष मंत्री दे ने रहे ली हैं क्या? उनको, डोजियर ये नहीं दे देखिए रहे हैं। रजनीश भाई, ये दरअसल में आपने कोई जिम्मेदारी ली क्या? आप क्या कोई जिम्मेदारी लेता है? दरअसल में हमने तो जिम्मेदारी गृह मंत्री लेकर को के हटाया था कार्रवाई किए हैं, और जो कार्रवाई हुई उनके थी वो हिंदू हुई थी। आतंकवादी एक अब वो ठिकाने मनोज को झा तबाह के कर दिए, घुस के। ऊपर कश्मीर के गवर्नर के ऊपर ढकेल रहे हैं। गृह मंत्री की कोई कोई कश्मीर जिम्मेदारी के नहीं गवर्नर लेते। के ऊपर नहीं ढकेल इतना रहे वाला हैं, जो पहलगाम की दोषी है घटना हो उनके गई, खिलाफ कार्रवाई उसके कर लिए रहे हैं। जिम्मेदार क्या छोटे हम मोटे जो अपने देश में नहीं ढूंढ रहे हैं कि टूरिस्ट कौन जो दोषी है, समूह है तो वो है कार्रवाई क्या? हो ही जाएगा। दरअसल अरे में दोष के भारतीय बाहर जनता जो कर रहे पार्टी हैं, उनको बचने की सबक कोशिश सिखा रहे करती हैं। है, धर्म के जिन्होंने नाम पे, छद्म जाति के नाम पे, युद्ध धर्म किया है परिवर्तन के नाम 60 पे 70 उसके सालों से, वोट में खड़े उनके होकर के खिलाफ अपने कार्रवाई को हो रही बचाने है। की कोशिश, जड़ में हमला ये हो रहा सवालों है। का जवाब नहीं है। शर्मा जी, सवाल का जड़ में जवाब हमला हो भारतीय रहा जनता है। पार्टी को देना 3 पड़ेगा। आतंकवादी देश जो में थे या लोकतंत्र 6 है, आतंकवादी देश थे, में विपक्ष है उनके और खिलाफ आपकी कार्रवाई हो जवाबदारी तो बनती है, वो तो आपको जाएंगे जवाब ही, देना पड़ेगा। लेकिन उसके आकाओं के खिलाफ पहले कार्रवाई हो रही है। आप प्रश्न कर रहे हैं कि वो 3 आतंकवादी कहाँ हैं? अरे उनके आकाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वो हिल गए हैं, उधर से हिल गए हैं, आकाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही। जो इसको चलिए, पैदा अच्छी करने बात वाले है। लोग हैं, उनके अगर खिलाफ कार्रवाई हो आतंकवाद रही। रुक जाए तो आपने खुशी की तो बात है, हिम्मत ही उसमें नहीं कोई था, साहस नहीं था। नहीं। वोट अगर बैंक आतंकवादी करने रुक को जाए आपको खतरा था। तो बड़ी अच्छी आपकी बात है, बात मगर को सवाल देश ये है समझने के लिए कि आप तैयार एक नहीं चीज है, बता मानने दीजिए के लिए मेरे तैयार को, नहीं है शर्मा जी। आप एक चीज बता दीजिए मेरे को, प्रधानमंत्री जी संयुक्त अरब अमीरात से जब लौट के आए तो उनको पहलगाम जाना चाहिए कि बिहार जाना चाहिए? सेम डे देश क्या उम्मीद करता है? बताइए। नहीं, देश क्या उम्मीद करता है ये तो बताइए। मनमोहन सिंह, अरे हमारी नेता तो इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश का निर्माण किया, 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। वो कांग्रेस पार्टी है। 65 में सेना जो है लाहौर तक पहुंच गई थी। नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, सेना के विषय में मैं बहस नहीं करना चाहता। 10 साल सेना तब भी समर्थ थी, सेना आज भी समर्थ है। ये देश तब भी समर्थ था, ये देश आज भी समर्थ है। हमारे गृह मंत्री रजनीश जी, वो बस का प्रश्न नहीं है कि एक है। राजनीतिक जो प्रयास है, पहलगाम जाने के बजाय आप बिहार क्यों गए, इस बात का जवाब दीजिए। बिहार क्यों गए बता तो रहा हूं। उनका कार्यक्रम था पहले से, पंचायती राज में जाते हैं। उनका कार्यक्रम तो अरब में था जी। सुन लीजिए उनका कार्यक्रम तो अरब में था। अरे उनका कार्यक्रम तो अरब देश में था। उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया है। अरे उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया है भाई। करके आ गए। अरे आप गलत बयानी मत कीजिए। उन्होंने अरब की अपनी यात्रा को स्थगित करके भारत आए। लोगों को लगता था पहलगाम जाएंगे, मगर पहलगाम जाने के बजाय बिहार चल दिए राजनीतिक सभा में भाषण देने के लिए। नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। अरे आप ही बता दीजिए ना, क्या उन्होंने अरब के यात्रा को कर्टेल नहीं किया था? क्या अरब की यात्रा में कटौती नहीं की थी? इसीलिए अरब की यात्रा में कटौती करके आज आप कैसे बोल रहे हैं बिहार में पहले प्रोग्राम था? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अरे एक लाइन में बता दिया। देखिए, हम देश के लोगों को इतना भोला, और उनके देश के लोगों को इतना भी आप अबूझ मत समझिए ना से परे इनको रजनीश भाई। देश के लोगों को इतना अबूझ मत समझिए, अबूझ नहीं है भाई। उन्होंने अरब की यात्रा में कटौती की थी, रजनीश जी, पहलगाम आना था, समय पहुंच गए की बिहार। अपनी बाध्यता है। रजनीश जी, सुरेंद्र जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा। जो पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर और अन्य विषयों पे चर्चा चल रही है, सुरेंद्र जी से फाइनल कमेंट की शुरुआत करूंगा। तो क्या लगता है, विपक्ष का यही तेवर रहेगा, इसी तरीके से आक्रामक दिखते रहेंगे या कुछ बदलाव आएगा? नहीं, निश्चित रूप से। मैं तो देखिए, मैं चाहता हूँ संसद चले और संसद में सवालों का जवाब हो, एक दूसरे से सवाल जवाब करने का पर्याप्त मौका मिले। हमारा सबसे बड़ा सदन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। तो हमारी इच्छा तो ये है कि सदन चलना चाहिए और सदन में सबको अपने अपने विचार रखने का अधिकार है। उनको अवसर भी मिलना चाहिए, जवाब भी मिलना चाहिए। ठीक है रजनीश जी, एक फाइनल कमेंट आपका। जी नागेंद्र जी, देखिए, ये लगातार पिछले 10-11 साल से एक्सपोज हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। ये वहां पूछ रहे हैं कितने हवाई जहाज गिरे, कितने क्या हुआ। यही इनका प्रश्न है। डोनाल्ड ट्रंप जी कुछ बोल दिए हैं, किसी प्रेस में भी, इंटरनेशनल प्रेस में छप गया है। यही इनका आधार है। कोई सकारात्मक राजनीति नहीं है। 11 साल से निगेटिविटी फैला रहे हैं। ये एक्सपोज हो रहे हैं, इसी तरह एक्सपोज होंगे और देश की जनता देख रही है। इसको ये नहीं समझ रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी अच्छी से समझ रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि उनके बात को अब क्या करें। लेकिन ठीक है अमृत तिवारी जी, एक फाइनल कमेंट। रात 12 बजे तक पार्लियामेंट चलेगी, क्या लगता है क्या रहेगा रात? अभी क्योंकि 6:30 बज रहा है, अब 12 बजे तक जाना है आपको, क्या रहेगा पार्लियामेंट में?
देखिए, जो अभी दिखाई दे रही है, जो एक लीक चलती हुई दिखाई दे रही है, उसमें साफ दिख रहा है कि जो विपक्ष अपना एजेंडा रखे हुए उसी के साथ वो आगे बढ़ रहा है और सत्ता पक्ष भी अपने को पूरी तैयारी के साथ लैस किए हुए है और जो बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं कि कोई नई बात हो रही है। हाँ, सदन में जब कोई बात कही जाती है तो उसकी बड़ी गंभीरता हो जाती है, उसका उत्तरदायित्व भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी जो है वर्तमान में विदेश मंत्री बोल रहे हैं, तो जो लोग यहाँ बोल रहे हैं उसका मतलब सोचिए पूरी मर्यादा के साथ और गंभीरता के साथ वो बात कही जाती है। आक्षेप के तौर पे बात नहीं मानी जा सकती है क्योंकि सदन के भीतर वही बात रखी जाएगी जो जेन्युइन होगी और इसी के मद्देनजर देखेंगे कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो भी बड़े लाज़मी हैं और जो जवाब सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो भी काबिले गौर है। तो ये पूरी की पूरी जो एक कहा जाए कि एक पुरानी हमारी जो परंपरा रही है सदन में बहस की, वो बेहतर तरीके से अब जो है जैसे कि हमने 5 दिन से देखा कि काफ़ी रकस वाली स्थिति थी, वो तब्दील होकर के यहाँ पे एक अच्छी स्वस्थ बहस के रूप में दिखाई दे रही है। कड़वे सवाल सत्ता जी पक्ष से पूछे जा रहे हैं, जो कि पूछे जाने चाहिए और उनका जवाब भी दिया जा रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट बहस करने के लिए होती है और ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की लगातार मांग के बाद ये चर्चा शुरू हुई है। रात 12 बजे तक चर्चा चलेगी। इसमें तमाम तरह से सत्ता पक्ष की तरफ और विपक्ष की तरफ से विपक्ष सवाल करेगा, सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आएगा। हमारी पूरी नजर रहेगी इन सवाल जवाब पर। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। कल किसी और विषय को लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।